एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स की वर्कशीट नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में जब हम पूछते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो असली मालिक है वो कौन है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, यानी कि हम और आप, यानी कि आम परिवार या लोग। ठीक है, अब इसको समझते हैं इसका आंसर ये क्यों होता है। देखो, किसी भी बिजनेस या कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट बनाने या सर्विस देने के लिए ना 4 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला जमीन, यानी कि लैंड है ना, फैक्ट्री ऑफिस खोलने के लिए जगह। इसके अलावा उसको लेबर चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, कैपिटल यानी कि पैसा, मशीनें, ये सब चाहिए। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप है ना, यानी कि बिजनेस का रिस्क और आइडिया लगाकर बिजनेस शुरू करने वाले इंसान चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, हाउस होल्ड सेक्टर ही इसका ओनर जो है वो क्यों है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना, तो ये चारों चीजें आखिर आती कहाँ से है, हाउस होल्ड से आती है। हाउस होल्ड के पास से ही चीजें निकलती है ना। जैसे कि जमीन की बात करें तो जब कोई कंपनी अपने ऑफिस या फैक्ट्री के लिए जमीन या बिल्डिंग किराए पर खरीदता है, या वो जमीन जो है वो किसी इंसान से ही लेता है ना। इसके अलावा जो लेबर है वो भी घरों से ही निकलते हैं, डॉक्टर, वर्कर्स, मैनेजर, इंजीनियर, है ना। इसके अलावा जो मतलब कि और जो मजदूर वगैरह हैं, ये सब जो पर्सन है वो कहाँ से आते हैं, घरों से ही आते हैं। इसके अलावा बैंकों में जो पैसा होता है जिससे जो है वो कंपनियां लोन पे देती है, या जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है वो भी आम लोगों की अपनी सेविंग होती है। इसके अलावा जो किसी भी बड़ी कंपनी का जो फाउंडर या ओनर भी आखिर में हाउस होल्ड सेक्टर का ही तो एक हिस्सा है ना। तो ये चारों के चारों चीजें जो है वो मतलब कि किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विच सेक्टर रन्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि कौन सा सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को रन करता है, तो आंसर है प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं किस तरीके से। देखो, अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं ना, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो ओनर है वो हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक है, यानी कि लैंड, लेबर और कैपिटल जो प्रोवाइड करता है वो हाउस होल्ड सेक्टर करता है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन प्रोसेस को रन करता है, यानी कि हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, उसको लेकर गुड्स और सर्विसेज तैयार करता है, वो क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, विच सेक्टर कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि कौन सा सेक्टर जो है इकोनॉमी के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करता है, तो आंसर है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, इसे ना पब्लिक सेक्टर या स्टेट सेक्टर भी जो है वो कहते हैं। और जो है देखो, हाउस होल्ड सेक्टर जो है हमने समझा कि क्या होता है, फैक्टर जो मतलब प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, है ना, उसका ओनर होता है ये। जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, ठीक है, ये क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस चलाते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं ना, वो रूल्स, लॉ, टैक्सेस और पॉलिसीज बनाकर ना पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल और मैनेज करते हैं। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस संभालते हैं। यही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं, विच सेक्टर इज इन्वॉल्व्ड इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि कौन सा सेक्टर जो है चीजों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कौन सा सेक्टर इन्वॉल्व होता है, तो आंसर हो जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, तो देखो, जब कोई देश ना सिर्फ अपनी बाउंड्री के अंदर ही, अपनी कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही जो है वो बिजनेस नहीं करता, बल्कि दूसरे देशों से भी जुड़ता है ना, तो इसे इकोनॉमिक्स में ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसमें ना इस सेक्टर में 2 चीजें जो है वो मेन होती है। सबसे पहला होता है एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात। जब हमारे देश की जो फर्म्स है वो अपना बना हुआ सामान या सर्विसेज जो है वो दूसरे देशों को बेचती है ना, तो इससे क्या होता है, देश में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज आता है, यानी कि विदेशी पैसा आता है। ठीक है, इसके बाद होता है इंपोर्ट, यानी कि आयात। तो जब हमारे देश के जो हाउस होल्ड या फर्म्स दूसरे देशों से सामान या सर्विसेज खरीदते हैं ना,
तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है और इससे पैसा जो है वो देश से बाहर जाता है। ठीक है, तो जो मेन चीजें हमने यहाँ पर समझी वो क्या है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाता है और गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करता है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो क्या करते हैं, रूल्स, टैक्सेस और पॉलिसीज से इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो है वो चलाते हैं। इसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में जो है दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, ऑप्शंस है इनकम, सप्लाई ऑफ मनी, सेविंग, एक्सपेंडिचर। तो देखो क्या कहा गया है हमें कि इसमें से कौन सा जो है वो स्टॉक वेरिएबल है। ठीक है, तो आंसर क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। देखो इसको ना एक आसान से मतलब कि लैंग्वेज से समझते हैं, वाटर टैंक और टैप का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि आपके घर की जो छत पर पानी की टंकी रखी है और नीचे नल खुला हुआ है। ठीक है, तो स्टॉक क्या है, अगर आप किसी एक फिक्स टाइम पर जैसे कि आज दोपहर 2 बजे टंकी का ढक्कन खोलकर देखें कि इसमें तो 500 लीटर पानी मौजूद है। ठीक है, तो ये एक फिक्स टाइम पर नापी गई चीज है ना, और इसे कहते हैं स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, और फ्लो जो है, फ्लो वेरिएबल की अगर हम बात करें ना, तो नल से जो पानी बह रहा है ना, आप उसे जो है वो कैसे नापेंगे, जैसे कि 10 लीटर प्रति मिनट पानी बह रहा है या 100 लीटर प्रति घंटे पानी बह रहा है। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो मतलब कि कह सकते हो टाइम जो है वो जुड़ा होता है ना, जैसे कि प्रतिदिन या प्रति महीना, प्रति साल, तो इसे हम फ्लो वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो अब सप्लाई ऑफ मनी देखो कि ये क्यों स्टॉक वेरिएबल है। तो स्टॉक जैसे कि हमने बात की थी है ना, कि ये टंकी में जमा पानी की तरह है और एक फिक्स टाइम पर नापा जाता है। तो सप्लाई ऑफ मनी में आज इस वक्त देश के लोगों के पास कुल कितना कैश और बैंक में बैलेंस कितना मौजूद है, उससे इसका मतलब कि कह सकते हो इसको जो है इसमें नापा जाता है। ठीक है, अब जो इनकम है, सेविंग है, एक्सपेंडिचर है, ये सभी ना फ्लो वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि देखो जब हम बोलते हैं ना कि आप कितना कमाते हो, जब हम इनकम की बात करें बोलते हैं आप कितना कमाते हो, तो हमेशा बोलना पड़ता है 50,000 रुपए महीना या 1 लाख रुपए महीना, तो यहाँ पे फिक्स टाइम पीरियड बताना पड़ रहा है ना। इसी तरीके से अगर हम सेविंग की बात करें, आप हर महीने कितना बचाते हैं, तो 5,000 रुपए महीना, है ना, तो एक फिक्स टाइम पीरियड बता रहे हैं। एक्सपेंडिचर भी ऐसे ही बोलते हैं, है ना, कि 10,000 रुपए खर्च करता हूँ प्रति महीना। ठीक है, तो इस करके जो स्टॉक वेरिएबल है वो क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। अब आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लो वेरिएबल, इसमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, तो देखो अब इसमें से फ्लो वेरिएबल बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं, वाटर इन अ टैंक, दूसरा ऑप्शन है वेल्थ, कैपिटल फॉर्मेशन, लेबर फोर्स। ठीक है, तो देखो हमने देखा कि वाटर इन अ टैंक जो है वो क्या है, स्टॉक वेरिएबल है ना, पानी जो है टैंक में कितना है वो स्टॉक है उसका। इसके बाद देखो यहाँ पर जो वेल्थ है यानी जो पैसा है, ये भी एक फिक्स मतलब कि स्टॉक है। कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना वो फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो इसको क्यों फ्लो वेरिएबल हम मानेंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि एक खास समय के दौरान, यानी जैसे कि पूरा साल ले लेते हैं, इसमें इकोनॉमी में जो नई मशीनें आई हैं, जो बिल्डिंग्स बने हैं या जो एसेट्स जोड़ा गया है, ठीक है, उस सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। क्यों, ये किसी टाइम पीरियड में नापा जाता है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 10 लाख रुपए पर ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो क्या है, फ्लो वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय रियल फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में रियल फ्लो ऑफ मनी जो है उससे क्या समझते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ मनी या बोथ। तो आंसर क्या होगा, बोथ, ए एंड बी। देखो रियल फ्लो होता क्या है, तो इकोनॉमी में ना रियल फ्लो का मतलब होता है कि बिना पैसों के इस्तेमाल के ना सिर्फ चीजों यानी कि गुड्स और सर्विसेज को जो है वो आपस में एक्सचेंज करना। ठीक है, तो फ्लो ऑफ गुड्स और फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, जो कंपनियां हैं, है ना, जो सामान बनाकर हाउस होल्ड यानी आम लोगों को बेचती है, और फ्लो ऑफ सर्विसेज क्या है, जो हाउस होल्ड्स हैं जो अपनी जो सर्विसेज हैं जैसे कि लेबर, मैनेजमेंट, लैंड, है ना, वो फर्म को काम करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ।
अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मेंट बाय मॉनेटरी फ्लो इन एन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में मॉनेटरी फ्लो से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ मनी इन डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। देखो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो रियल फ्लो होता है, ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो रियल फ्लो है। सिर्फ हम मनी की बात करें, मॉनेटरी जो है वो मनी से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसों का बहाव होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखो बेटा, जो कि है हमारे पास, which type of flow of goods and services is there for from the household sector to producer sector in real flow। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फैक्टर पेमेंट या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि किस तरीके के फ्लो को, ठीक है, विच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो है वो फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड सेक्टर में प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ, ठीक है, उसको रियल फ्लो माना जाएगा। तो जब सर्विसेज जो है उसका जो है सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ए जो मतलब कि ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है, कि रियल फ्लो के अंदर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ क्या जाता है। तो देखो रियल फ्लो का प्रोसेस क्या होता है, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ, ठीक है, हाउस होल्ड से ये प्रोड्यूसर की तरफ जो है वो जाता है, ठीक है। इसे बोला भी यही है, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें जाएंगी, तो देखो आम लोग जो होते हैं कंपनियों को काम करने के लिए फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसीलिए सर्विसेज ऑफ फैक्टर जो है मतलब सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास, which type of flow of goods and services is there from the producer sector to the household sector under monetary flow। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फैक्टर पेमेंट या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किस तरीके का फ्लो जो है गुड्स एंड सर्विसेज का इज देयर फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर से जो है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जाएगा, वो आपने बताना है, ठीक है, मॉनेटरी फ्लो के केस में। तो आंसर क्या होगा, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। अब देखो जब कंपनियां आम लोगों से काम करवाएंगी, ठीक है, तो उसके बदले में उन्हें पैसा चुकाएंगी, है ना, तो इस पैसे को हम क्या कहेंगे, फैक्टर पेमेंट। जैसे कि जो है वो काम करने वालों के लिए वेजेस या सैलरी देगी, अगर जमीन यूज कर रहे हैं तो उसके मालिक को उसका रेंट देंगे, पैसा लगाने वाले यानी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, बिजनेस करने वालों को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टर पेमेंट। तो जो है देखो सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये रियल फ्लो का हिस्सा होता है और ये हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ जाता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मालिक तो हाउस होल्ड है ना, तो ये हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ जा रहा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, ये पैसा जो है ये भी हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ जा रहा है। जब लोग सामान खरीदते हैं तो पैसा तो कंपनी के पास जा रहा है ना। फिर देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है, यहाँ पर जो सामान है ना, वो मतलब यहाँ पे सामान है, पैसा नहीं है, ठीक है। और जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है, इसीलिए ये इसमें मतलब कि मॉनेटरी फ्लो जो है वो नहीं है, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, which of the following is not included in two sector model of circular flow of income and output। तो इनकम और आउटपुट के सर्कुलर फ्लो में इसमें से कौन मतलब दो सेक्टर मॉडल में है ना, कौन सा जो मतलब कि इसमें से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर। तो देखो हाउस होल्ड सेक्टर तो मालिक है तो इसको तो इंक्लूड किया ही जाएगा, क्योंकि सारी चीजों का मालिक तो यही है। प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो भी मतलब कि जो प्रोड्यूस करेगा सामान को, है ना, इससे जो सामान लेगा या इससे जो चीजें ये ले रहा है उसको यूज करके ही तो सामान बना रहा है। तो जो टू सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, इन टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट फाइनेंशियल सेक्टर डील्स विद विच सेक्टर। ऑप्शंस है हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, बोथ और नन। तो देखो इसका आंसर जो है ना वो बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है।
अब देखते हैं कि टू सेक्टर मॉडल में जो फाइनेंशियल सेक्टर है यानी जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है इन दोनों सेक्टर्स के साथ ना कैसे डील करता है। तो देखो जब हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं ना तो आम लोग जो है वो अपनी कमाई का पूरा हिस्सा जो है वो खर्च नहीं करते हैं, है ना, कुछ अमाउंट जो है वो सेविंग करते हैं, ठीक है। और इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड से उनकी सेविंग्स जो है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जब हम प्रोड्यूसर सेक्टर्स के साथ देखें तो कंपनियां और बिजनेस जो है वो नया सेटअप लगाने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए, है ना, या जो दूसरे एक्सपेंस है उसको करने के लिए उनको पैसों की जरूरत होती है तो वो लोन लेते हैं बैंक से, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों से ही डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, ठीक है। ऑप्शंस है हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो देखो कौन से मतलब थ्री सेक्टर मॉडल में किसको जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो इसमें हाउस होल्ड सेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर को भी, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है ना या जो फॉरेन सेक्टर है, ये जो सेक्टर होता है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखता है, ठीक है, जो कि जो है एक तरीके से जो है फोर सेक्टर मॉडल जो होता है वो ओपन इकोनॉमी मॉडल जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है which sector is not included in four sector model of circular flow of income and output। तो फोर सेक्टर मॉडल जो है उसमें किस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता इसमें से, तो प्रोड्यूसर सेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, इसके बाद है अनलॉफुल सेक्टर और फोर्थ ऑप्शन है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। तो देखो इसमें जो अनलॉफुल सेक्टर है उसको इंक्लूड जो है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो है ये चारों इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। तो अनलॉफुल सेक्टर क्यों गलत है, क्योंकि जो गैर कानूनी गतिविधियां होती है या जो ब्लैक मार्केट नाम का जो कोई मतलब कि कह सकते हैं जो ऑफिशियल सेक्टर है ना उसको मैक्रो इकोनॉमिक के सर्कुलर फ्लो मॉडल में जो है वो नहीं होता बेसिकली ये, ठीक। तो जो इकोनॉमी के मॉडल जो है ना वो सिर्फ लीगल और जो ऑफिशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना उसी को काउंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास these activities or forces which extend or strengthen circular flow of income are called injections, leakages, both या none। तो जो मतलब कि स्ट्रेंथन कर रहा है, ताकत दे रहा है एक्टिविटीज और फोर्स को, उसको हम लोग इंजेक्शंस कहते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो एक्टिविटीज या फोर्सेस जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ना बढ़ाती है या उसको मजबूत करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जैसे डॉक्टर जो है वो शरीर में ताकत की दवा, तो ताकत की दवा जो है वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक वैसे ही ना इकोनॉमी के जो सर्कुलर फ्लो में बाहर से जो एक्स्ट्रा पैसा डाला जाता है ना उसको इंजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। और इससे इकोनॉमी में इनकम और प्रोडक्शन का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोज एक्टिविटीज और फोर्सेस विच कॉन्ट्रैक्ट और वीकन सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी आर कॉल्ड। अब जो वीकन करता है यानी कि जो मतलब कि कौन सी एक्टिविटी या फोर्सेस हैं जो कि जो सर्कुलर फ्लो है उसको वीक कर रहा है तो वो लीकेजेस होता है, ठीक है, यानी कि विथड्रॉल कह सकते हैं इसे हम। तो देखो लीकेजेस क्या होता है, जो एक्टिविटीज या फोर्सेस इकोनॉमी से पैसा बाहर निकाल लेते हैं और सर्कुलर फ्लो को ये कमजोर या सिकोड़ देते हैं, इसे लीकेज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर नल के पाइप में लीकेज हो जाए तो पानी का बहाव कम हो जाता है ना, ठीक वैसे ही जब इकोनॉमी से पैसा खर्च होने के बजाय बाहर निकल जाता है ना तो जो सर्कुलर है ना वो मतलब कि सर्कुलर फ्लो है ना वो स्लो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज इंक्लूडेड इन द इंजेक्शन, सेविंग्स, इंपोर्ट, डिसइन्वेस्टमेंट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो वेरिएबल है वो इंजेक्शन की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो आंसर है नन ऑफ दीज। अब क्यों, देखो जब हम सेविंग्स की बात करते हैं तो ये लीकेजेस होता है, जब लोग पैसा बचाते हैं ना तो वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट होने से रुक जाता है और फ्लो से बाहर हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको लीकेज कहा जाता है। जो इंपोर्ट होता है वो भी एक लीकेज है, जब हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं तो हमारा पैसा जो है वो देश के सर्कुलर फ्लो से निकलकर बाहर चला जाता है, फॉरेन में चला जाता है ना, इसलिए इसको लीकेज कहा जाता है। इसके बाद है डिसइन्वेस्टमेंट। तो
एक तरीके का लीकेज होता है। इसका मतलब क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट का, कि सरकार या किसी कंपनी के द्वारा जो है जो बने बनाए जो मतलब कि एस्टेट्स होते हैं या शेयर्स होते हैं उसको बेचना। तो सर्कुलर फ्लो में ना नई एसेट्स या मशीनें खरीदने को तो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है जो कि इंजेक्शन है ना, लेकिन बने बनाए शेयर्स को बेचना जो है जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, इससे इकोनॉमी के ना फ्लो में जो है वो नया पैसा या प्रोडक्शन जो है वो नहीं जुड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज इंक्लूडेड इन द लीकेजेस। तो लीकेजेस में किसको शामिल किया जाएगा? ऑप्शंस है एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट या इंपोर्ट। ठीक है, तो देखो इसमें से किसको लीकेज में शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पर जो है इंपोर्ट जो है वो इसका आंसर होगा। तो इंपोर्ट क्यों है? तो देखो जब हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश के बाहर चला जाता है और जिससे जो सर्कुलर फ्लो में कमी आती है और इसलिए ये एक तरीके का लीकेज है। इसके बाद ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है सेविंग्स आर ओनली एक्सेप्टेबल बाय फाइनेंशियल सेक्टर इन मोड ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो इनकम और आउटपुट के सर्कुलर फ्लो में जो सेविंग्स है उसको एक्सेप्ट सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर करता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो जो फाइनेंशियल सेक्टर का रोल है वो क्या है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल में जो फाइनेंशियल सेक्टर है जैसे कि बैंक हो गए या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका मेन काम क्या है कि इकोनॉमी से बचत को इकट्ठा करना और उसे इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो के स्ट्रक्चर में हाउस होल्ड या जो प्रोड्यूसर होता है ना वो सेक्टर आपस में ही सीधे एक दूसरे से सेविंग डिपॉजिट जो है वो नहीं रख सकते। ठीक है, सेविंग्स का फ्लो जो है वो हमेशा फाइनेंशियल सेक्टर के जरिए ही होता है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है हमारे पास ओनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज डन बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है। तो ये गलत है। ठीक है, देखो इस स्टेटमेंट का क्या कहना है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर यानी कि ये जो विदेशी क्षेत्र है उसके द्वारा केवल आयात और निर्यात ही किया जाता है। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होता है ना उसमें सिर्फ सामान और सेवाओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता बल्कि इसके अलावा भी पैसों का कई तरीके से लेन देन होता है, जैसे कि फैक्टर पेमेंट्स, विदेशों से आने वाली जो सैलरी है, ब्याज है, किराया है, मुनाफा है ना, जैसे विदेश में काम करने वाले भारतीयों की कमाई कितनी है। इसके बाद जो है एक तरफा भुगतान भी होता है, जैसे कि विदेशों से मिलने वाले गिफ्ट्स हो गए, डोनेशन हो गए या रेमिटेंस हो गए जो बिना किसी सामान के बदले जो है वो आते जाते हैं। इसके अलावा विदेशों से आने वाले जो निवेश होते हैं है ना, और जो लोन का लेन देन होता है वो भी उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कैपिटल एंड इंटरेस्ट आर फ्लो वेरिएबल। तो ये गलत है। देखो जो कैपिटल की अगर हम बात करें है ना, जैसे कि जो है मशीनरी हो गई या जो मतलब कुल संपत्ति है, इसको ना किसी एक खास पॉइंट या पॉइंट ऑफ टाइम पर नापा जा सकता है, इसलिए ये स्टॉक वेरिएबल है। ठीक है, जबकि जो इंटरेस्ट है ना वो फ्लो वेरिएबल है, यानी कि जो ब्याज है उसको एक पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि प्रति महीना या प्रति वर्ष इसके रूप में नापा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। तो इसलिए बोला कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों ही फ्लो वेरिएबल है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टॉक इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्लो। ठीक है, यानी कि जो स्टॉक है वो फ्लो के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये जो है वो गलत है। देखो फ्लो से स्टॉक जो है वो बदलता है। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके बैंक अकाउंट में जो मतलब कि पैसे है ना वो क्या है, स्टॉक है। आपकी हर महीने की बचत या डिपॉजिट जो है वो फ्लो है ना, तो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर फ्लो बढ़ेगा तो स्टॉक जो है वो भी तो बढ़ेगा। ठीक है, और स्टॉक से फ्लो पैदा होता है। आपके पास जितनी भी ज्यादा जो है वो जमा पूंजी होगी ना, आपको उस पर मिलने वाला जो ब्याज है यानी कि जो फ्लो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो रियल फ्लो रेफर्स टू गुड एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि जो रियल फ्लो है इसका मतलब होता है इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के बीच जो गुड्स और सर्विसेज है उसका लेन देन या उसको कह सकते हैं उसका बहाव। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखो रियल फ्लो इसमें जो है वो पैसों का लेन देन नहीं होता बल्कि जो फैक्टर सर्विसेज है जैसे कि मेहनत हो गई, जमीन हो गई, जो तैयार गुड्स एंड सर्विसेज है उसका एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे कि हाउस होल्ड जो है वो कंपनियों को अपनी लेबर देंगे और कंपनियां जो है वो बदले में उनको सामान बनाकर देते हैं।
मनी फ्लो क्या होता है, इसमें जो है वो सिर्फ पैसों का फ्लो होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे रियल फ्लो सीधे तौर पे सामान और सेवाओं के फ्लो को ही बताया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रियल फ्लो इज डन टू हाउस होल्ड सेक्टर फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर, कि रियल फ्लो जो होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर को जो है प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो देता है, तो ये जो है गलत है, क्योंकि जो रियल फ्लो होता है ना वो केवल एक तरफा नहीं होता, बल्कि ये दोनों तरफ से जो है, यानी कि बोथ सेक्टर्स के बीच में होता है, ये दो तरफा होता है, ठीक है। हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या क्या मिलेगा, तो फैक्टर सर्विसेज मिलेंगे, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। वहीं पे प्रोड्यूसर सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा, है ना। इसके बाद देखो बेटा, अगला है स्टेटमेंट हमारे पास कि देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इन टू सेक्टर मॉडल। तो टू सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप जो है वो जरूरी नहीं होता है ना, मतलब नहीं होता है इसमें, तो ये बिल्कुल सही है। टू सेक्टर मॉडल में जो है हम सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर या फर्म सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। अगला है कि इन टू सेक्टर मॉडल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इकोनॉमी इज एज्यूम्ड टू बी अ क्लोज्ड वन इकोनॉमी, ठीक है। तो टू सेक्टर मॉडल में हम हाउस होल्ड और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसकी बात करते हैं, है ना, तो ये जो है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट है इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट हाउस होल्ड सेक्टर डज द ट्रांजेक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ठीक है। यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से के बीच जो है वो सीधे लेन देन होता है वहां पे, ठीक है। तो ये फोर्थ सेक्टर मॉडल जो ओपन इकोनॉमी है ना, उसके केस में सही है। बाकी जो टू मतलब कि सेक्टर मॉडल है या थ्री सेक्टर मॉडल है उसके केस में ये गलत होगा, तो हम यहाँ पे फोर सेक्टर मॉडल के केस में कर रहे हैं, तो ये सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट गवर्नमेंट सेक्टर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट में जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो करती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद देखो, इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू वन अनदर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट के केसेस में जो प्रोडक्ट है और जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जो ट्रिपल आइडेंटिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है ऐसा होता है कि उत्पादन जो है यानी जो प्रोडक्शन है वही खर्च बनता है। तो इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर सेक्टर जितना भी सामान और सेवाएं बनाता है ना, वो हाउस होल्ड सेक्टर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे पूरे सामान पर उतना ही पैसा खर्च कर देता है, ठीक है। यानी कि सर्कुलर फ्लो का नियम क्या कहता है कि इस मॉडल में माना जाता है बेसिकली कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वो टोटल इनकम के भी इक्वल होती है और टोटल एक्सपेंडिचर के भी इक्वल होती है। यानी कि जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही इनकम जनरेट होगी और उतना ही कुल खर्च किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा आखिरी ट्रू फॉल्स है हमारे पास, इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट इंजेक्शन और लीकेजेस जो है वो हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो देखो, ये स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है, क्योंकि इकोनॉमी में इंजेक्शन और लीकेजेस के बीच का जो मतलब ये संबंध होता है ना वो रेसिप्रोकल नहीं है, बल्कि इक्विलिब्रियम या संतुलन पर आधारित होता है, इक्वल होता है बेसिकली, ठीक है। तो देखो, जो सर्कुलर फ्लो में जो संतुलन है यानी जो इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हो गई, एक्सपोर्ट्स हो गए, और जो कुल लीकेजेस है जैसे कि जो सेविंग्स है, टैक्सेस होता है या इंपोर्ट है, यानी इंजेक्शन जो है वो हमेशा लीकेज के बराबर होता है, ठीक है, ना कि उसका रेसिप्रोकल होता है। इसके बाद है हमारे पास फिलिप्स। सबसे पहला है फाइनेंशियल सेक्टर मींस डैश सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब क्या होता है, बैंक सेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक लिखोगे। द हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ डैश सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर किस चीज का मालिक होता है, तो ये मालिक होता है प्रोडक्शन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन सेक्टर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वेल्थ इज अ डैश वेरिएबल, स्टॉक और फ्लो। तो वेल्थ जो है वो किस तरीके का वेरिएबल है, तो वेल्थ जो है वो स्टॉक वेरिएबल है, ठीक है। अगला देखो, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी इज अ डैश वेरिएबल। तो मनी सप्लाई में चेंजेस हो रहा है, तो ये किस तरीके का वेरिएबल होगा, ये फ्लो वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद देखो, when services of factor of production are provided to producer sector by household sector, it is called dash flow।
ठीक है। तो जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जो है बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो ये किस तरीके का जो है मतलब इस तरीके के फ्लो को क्या कहा जाता है, रियल फ्लो। ठीक है, पैसों का तो मतलब कि लेन देन नहीं हुआ है यहाँ पर, है ना, या फ्लो नहीं हुआ है, तो इसको रियल फ्लो कहा जाएगा। क्या बोला गया है, व्हेन फैक्टर पेमेंट आर टू हाउसहोल्ड सेक्टर बाय प्रोड्यूसर सेक्टर इट इज कॉल्ड डैश फ्लो। तो जो फैक्टर पेमेंट है हाउसहोल्ड सेक्टर को जो है मिल रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ से, उसे क्या बोला जाएगा, मॉनेटरी फ्लो। ठीक है। तो इसके बाद देखो अगला है इन टू सेक्टर मॉडल ऑफ इनकम एंड आउटपुट द हाउसहोल्ड सेक्टर डिपॉजिट्स। तो हाउसहोल्ड सेक्टर जो है वो डिपॉजिट जो है अपनी इनकम किसको करते हैं, किस सेक्टर को करेंगे, तो ये करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर को। ठीक है, जो डिपॉजिट कर रहे हैं ना ये बेसिकली, तो ये किसको करेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर को। टू सेक्टर मॉडल ऑफ इनकम एंड आउटपुट में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो पैसा किससे लेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर से। ठीक है। इसके बाद आगे देखो बेटा, अगला जो है क्वेश्चन हमारे पास वो है कि इन टू सेक्टर मॉडल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। ठीक है, तो इनकम एंड आउटपुट का टू सेक्टर मॉडल है द प्रोड्यूसर सेक्टर गेट्स डैश फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो प्रोड्यूसर है उसको क्या मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से, तो उसको मिलता है सब्सिडी। प्रोड्यूसर सेक्टर को मिल रहा है ना सब्सिडी। और अगला है टू सेक्टर मॉडल में जो है द हाउसहोल्ड सेक्टर, वो क्या प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट सेक्टर को, वो टैक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैक्स। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। वर्कशीट नंबर 1 भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, जाकर उसे भी जरूर चेकआउट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।